Dear students, today we are going to start second part of the chapter work, life and leisure. और ये दूसरा टॉपिक है सोशल चेंज इन द सिटी. सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें सोशल चेंज के बारे में पता होना चाहिए. व्हाट इज़ सोशल चेंज? सोशल चेंज का मतलब होता है किसी भी तरह का बदलाव सोसाइटी में दिखना, चाहे वो लोगों के बिहेवियर में बदलाव है या उनके म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें बदलाव है, रिलेशनशिप अमंग द पीपल दैट इज़ चेंज्ड. तो किसी भी तरह का बदलाव अगर हमें देखने को मिले उनके कल्चर में, लैंग्वेज में, रहन सहन में, तो उसे हम सोशल चेंज कहते हैं. सिटीज़ में सोशल चेंज हमें ज़्यादा देखने को मिलता है. विलेजेस में फॉर एग्जांपल यू आर स्टैंडिंग ऑन द बस स्टॉप और वो वेटिंग फॉर योर स्कूल बस, तो लोग आपको जानते हैं, आपको देख के ये ऑटोमेटिकली सोचते हैं और कई लोग आपसे पूछते भी होंगे, बातचीत भी करते होंगे, आप भी किसी को गुड मॉर्निंग या नमस्ते बोलते होंगे. सबको पता होता है आपका घर कहाँ है, किसके बच्चे हो, एवरीथिंग. लेकिन जब हम सिटी में अगर इस तरह का अज्यूम करते हैं ये चीज़ें, तो वहाँ पे देयर इज़ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ दिस थिंग कि लोग आपको इतना जानते होंगे जितना कि आपको आपके गांव के लोग, आसपास के लोग आपको जानते होंगे. So this is the social change observed in the cities at that time. 18th century से start करते हैं. The family had been a unit of production and consumption as well as of political decision making. The function and the shape of the family were completely transformed by life in the industrial city. गांव में फैमिली का स्ट्रक्चर अलग होता है, सिटी में जाके अलग हो जाता है. ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि सिटीज़ में सिर्फ कंजप्शन होता है और प्रोडक्शन होता है, लेकिन गांव में जो रिलैक्सेशन या जिस तरह की वहाँ पे लाइफस्टाइल होती है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सिटीज़. सो टाइज बिटवीन मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड्स लूजन एंड अमंग द वर्किंग क्लास द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज टेंडेड टू ब्रेक डाउन. तो ये सिटीज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिला ये चीज़ें. Women of the upper and middle classes in Britain, on the other hand, faced increasingly higher level of isolation, although their lives were made easier by domestic maids who cooked, cleaned and cared for young children on low wages. लेकिन उसके बावजूद भी हायर क्लासेस और मिडिल क्लासेस में विमेन जो है वो ज़्यादा बाउंडेड हो गई घर की चार दीवारी में. विमेन who work for wages had some control over their lives, क्योंकि अगर जो बाहर काम करने के लिए जाती थी स्पेशली इन द फैक्ट्रीज़, तो वो अपनी लाइफ को कुछ ज़्यादा कंट्रोल कर पाती थी. ज़्यादातर इनके अंदर लोअर सोशल क्लासेस की महिलाएं होती थी. अब चलते हैं मैन विमेन फैमिली इन द सिटी. यहाँ पे बात करते हैं. सबसे पहले लिखा हुआ है द सिटी नो डाउट encouraged a new spirit of individualism among both men and women and a freedom from the collective values that were a feature of the smaller rural communities. But men and women did not have equal access to this new urban space. अर्बन एरियाज़ में भी मैन और वीमेन के इक्वल राइट्स नहीं होते थे. वीमेन जो है वो इंडस्ट्रियल जॉब धीरे धीरे अपने खोते जा रही थी. दे लॉस्ट देयर इंडस्ट्रियल जॉब्स. कंजर्वेटिव पीपल, जो पुराने विचारों के जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ के जो लोग थे, railed against their presence in public spaces. Women were forced to withdraw into their homes. The public space became increasingly a male preserve and the domestic sphere was seen as proper place for women. यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इवन लंदन में भी, इंग्लैंड में भी ऐसा था कि महिलाओं को घर के काम के लिए समझा गया और मैन जो है वो देवर कंसिडर्ड वर्क फॉर आउटसाइड वर्क. तो मोस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी, जिसमें एक मूवमेंट आता है चार्टिज्म. एक ऐसा आंदोलन था जो सभी के लिए इक्वल वोट्स की बात कर रहा था, वोट फॉर ऑल अडल्ट्स मेल्स. एंड 10 आवर मूवमेंट, ये किसके लिए था? लिमिटिंग आवर्स ऑफ वर्क इन फैक्ट्रीज. दो मूवमेंट का नाम आपको याद रखना है. मोबिलाइज लार्ज नंबर्स ऑफ मैन, ये मैन के लिए थे मूवमेंट. ओनली ग्रेजुअली डिड वुमेन कम टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल मूवमेंट्स फॉर सफ्रेज. सफ्रेज का मतलब राइट टू वोट. महिलाओं के लिए राइट टू वोट जो मूवमेंट था वो धीरे धीरे चला. 1870s तक आते आते राइट टू वोट फॉर वुमेन और फॉर मैरिड वुमेन्स राइट्स टू प्रॉपर्टी. 20वीं सदी की बात करते हैं. बाई 20th century द अर्बन फैमिली हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड yet again partly by experience of the valuable wartime work done by women.
who were employed in large numbers of to meet war demands. कई तो बारूद की फैक्ट्रीज और वेपन्स की फैक्ट्रीज में भी काम करती थी महिलाएं. Above all, the family became the heart of a new market of goods and services and of ideas. If the new industrial city provided opportunities for mass work, it also raised the problem of mass leisure on Sundays and other common holidays. How did people organize their newfound leisure time? अपना enjoyment और amusement का time कैसे spend करते थे? तो यहाँ पे हम देखते हैं leisure and consumption. फॉर वेल्दी ब्रिटिशर्स, जो काफ़ी रिच पीपल होते थे, उनके लिए तो लंदन सीजन जो है ऑर्गेनाइज किए जाते थे कि काफ़ी सारे घर एक साथ होते हैं उनके लिए. और थिएटर, ओपेरा थिएटर, क्लासिकल म्यूज़िक एट्सेट्रा ये परफॉर्मेंसेस होती थी. एक साथ 300-400 के आसपास फैमिलीज इकट्ठा होती थी लेट 18th सेंचुरी में. और फिर वहाँ पे जो है ओपेरा थिएटर और क्लासिकल म्यूज़िक जो भी अपना अम्यूज़मेंट के लिए जो परफॉर्म करने आते थे वो सब मिलके उनको देखते थे. और कुछ लोग ड्रिंक करते थे, पब्स में जाते थे, एक्सचेंज न्यूज़ एंड समटाइम्स ऑल्सो टू ऑर्गेनाइज फॉर पॉलिटिकल एक्शन ऑल्सो. तो ये सारी चीज़ें टाइम पास के लिए लोग करते थे. और मैनी न्यू टाइप्स ऑफ लार्ज स्केल एंटरटेनमेंट फॉर द कॉमन पीपल केम इनटू बीइंग, सम मेड पॉसिबल विद मनी फ्रॉम द स्टेट, जैसे लाइब्रेरीज, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स वर इस्टेब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी. आपको ये क्वेश्चन कहीं पे बनता है तो आपको याद रखना है. 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में लाइब्रेरीज और आर्ट गैलरीज, म्यूजियम्स इस्टेब्लिश्ड हुए. इसके बाद एट फर्स्ट विजिटर्स टू ब्रिटिश म्यूजियम लंदन नंबर जस्ट अबाउट 15,000 एवरी ईयर. लेकिन बाद में ये प्रोपोर्शन बढ़ गया जब इसकी टिकट्स फ्री कर दी गई. तो 1810 में अगर हम विजिटर्स का प्रोपोर्शन देखेंगे तो 1,27,643 हो गया. 1824 25 ये इतना प्रोपोर्शन हो गया. और 1810 की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट इट वॉज 15,000. एंड आफ्टर दैट दिस वॉज इन 1846 8,25,901. तो ये तीनों जो डिजिट्स आपको याद रखनी है. बहुत ज़्यादा इसमें आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा इंक्रीजिंग हुआ. Clear? Music halls were popular among the lower classes, and by the early 20th century, cinema became the great mass entertainment for mixed audiences. कब तक? Early 20th century की बात यहाँ पे चल रही है. British industrial workers were increasingly encouraged to spend their holidays by the sea. समुद्र के किनारे लोग जाते थे. For example, over 1 million people from Britain went to the seaside at Blackpool in 1883. जो कि 1939 तक 7 मिलियन हो गई. ये भी आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है. T.E. टर्नर जो पेंटर थे, उन्होंने 1923 में बनाया किस तरह से लोग एंजॉय करने के लिए आते थे, कहाँ पे रिजॉर्ट एक्सेट्रा में आते थे, जो आजकल भी रिजॉर्ट वर्ड आप सुनते होंगे. कम टू द नेक्स्ट, दिस वन, सेलर्स होम इन ईस्ट लंदन, द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1873. यहाँ पे एक पर्सन है जो दूसरे लोगों का मनोरंजन कर रहा है, एंटरटेनमेंट. दिस इज़ टेवन. टेवन क्या होती थी? धर्मशाला टाइप, सराय टाइप होती थी जहाँ पे लोग आते थे, मिलते थे, ड्रिंक करते थे, अल्कोहल पीते थे, इस टाइप से. आफ्टर दैट पॉलिटिक्स इन द सिटी. नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिटिक्स इन द सिटी. यहाँ पे हम दो मूवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पे जिसको हम रिवोल्ट भी कह सकते हैं. इन द सिवर विंटर, यानी कि कड़ाके की ठंड थी 1886 में. When outdoor work came to a standstill, बिल्कुल बाहर के काम रुक गए थे. ऐसे में लंदन में गरीब लोगों ने एक विद्रोह कर दिया. क्या डिमांड थी उनकी? टेरिबल कंडीशंस में, गरीबी की जो टेरिबल कंडीशंस थी उसके अगेंस्ट. अलार्म्ड शॉपकीपर्स क्लोज डाउन देयर एस्टेब्लिशमेंट्स फियरिंग 10,000 स्ट्रॉन्ग क्राउड. 10,000 की प्रोपोर्शन में जो भीड़ थी, दैट वॉज मार्चिंग फ्रॉम डेप्टफोर्ड टू लंदन. डेप्टफोर्ड जगह का नाम है, वहाँ से लंदन की तरफ वो निकल पड़े हैं. तो दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी. द मार्चर्स हैड टू बी डिस्पर्स्ड बाय द पुलिस. अ सिमिलर राइट ओकर्ड इन 1887. ये 1886 का था और अब 1887 का अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इट वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड बाय द पुलिस इन वॉट केम टू बी नोन एज ब्लडी संडे ऑन नवंबर 1887. 1887 में ये इंसिडेंट थी, 13 नवंबर 1887. 2 साल के बाद थाउजेंड्स ऑफ लंदन स्टॉक वर्कर्स
डक में काम करने वाले, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, मार्च थ्रू द सिटी। अकॉर्डिंग टू वन राइटर, thousands of the strikers had marched through the city without a pocket being picked or a window being broken। बिल्कुल शांति से उन्होंने मार्च किया और ये शांति से उसको अपोज किया। द 12-day strike was called to gain recognition for the duck workers union। 12 दिन तक ये जो स्ट्राइक चली थी, इसमें डक वर्कर्स की यूनियन को एक्सेप्टेंस मिल गया, यानी कि अब ये जो यूनियन है दैट वाज अलाउड। आफ्टर दैट ये जो एग्जाम्पल हमने देखे यहाँ पे, लार्ज मासेस ऑफ पीपल कुड बी ड्रॉन इनटू पॉलिटिकल कॉजेज इन द सिटी। अ लार्ज सिटी पॉपुलेशन वाज दस बोथ अ थ्रेट एंड एन अपॉर्चुनिटी। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे थी कि सिटीज़ के अंदर किस तरह से मूवमेंट से फ़ायदा और नुकसान दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिली। स्टेट अथॉरिटीज़ वेंट टू ग्रेट लेंथ्स टू reduce the possibility of rebellion and enhance urban aesthetics as the example of Paris shows। पेरिस में किस तरह से इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाता था, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। सीन ड्यूरिंग डक वर्कर स्ट्राइक 1889, ये तो लंदन का है, डक वर्कर्स ने जो स्ट्राइक की थी। होस्मेनाइजेशन ऑफ पेरिस, इसके ये जो एग्जाम्पल है इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से पेरिस में फ्रांस के अंदर चेंजेस किए गए। जब लुई नेपोलियन थर्ड 1852 में जो है सम्राट बना फ्रांस का, तो उसने ही अंडरटुक द रीबिल्डिंग ऑफ पेरिस विद वैगॉर। द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पेरिस वाज बैरन होसमैन। बैरन होसमैन ने क्या किया, द प्रीफेक्ट ऑफ द सेन, वो प्रीफेक्ट था सेन का। हिज नेम हैज़ come to stand for forcible reconstruction of cities to enhance their beauty। शहर को सुंदर बनाने के लिए फोर्सिबली रिकन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है ज़बरदस्ती घरों को तोड़ के दूसरे स्टाइल के घर बनाना और बहुत सारे लोगों को सिटी से बाहर निकाल देना, ये होता है इसके अंदर। तो 17 साल तक, फॉर 17 years आफ्टर 1852, होसमैन रिबिल्ड पेरिस। स्ट्रेट, ब्रॉड एवेन्यू एंड बोलवार्ड्स, ओपन स्पेसिस वर डिज़ाइन। सुंदर तरीके से घरों को डिज़ाइन किया गया, गलियों को डिज़ाइन किया गया और शहर के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको डिज़ाइन किया गया। घरों के जो बरामदे या उनके जो ऊपर छज्जे होते हैं उनको ब्यूटीफुली जो है डिज़ाइन किया गया। तो ये सारे चेंजेस जो है पेरिस में देखने को मिले और इसी चेंज को एक प्रोसेस बोलते हैं दैट इज़ नोन एज होस्मेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? होस्मेनाइजेशन ऑफ पेरिस, यानी कि जो होसमैन का जो आइडिया था वो उस पर इम्प्लीमेंट किया गया, इसी को होस्मेनाइजेशन कहते हैं। इसको आप पढ़ के देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया। फिगर 15 में आप देख सकते हैं कार्टून रिप्रेजेंटिंग होसमैन एज द एटिला ऑफ स्ट्रेट लाइन होल्डिंग अ कंपास एंड सेट स्क्वायर एंड डोमिनेटिंग द प्लान ऑफ पेरिस। प्लान ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रीट्स इन पेरिस बिल्ट बाय बैरन होसमैन बिटवीन 1850 एंड 1870। ये शहर का देख सकते हैं आप, ये रिवर सेन रिवर है ये वाली, और इसके दोनों तरफ जो है एरियाज़ को डेवलप किया जाना था। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द सिटी इन कॉलोनियल इंडिया। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे बॉम्बे के बारे में। और सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपीरियंसेस ऑफ सिटीज़। सिटीज़ के कॉन्ट्राडिक्टरी एक्सपीरियंसेस, अलग अलग एक्सपीरियंस हैं। काली प्रसन्ना सिंह जो थे बंगाली लैंग्वेज में उन्होंने डिस्क्राइब किया एंड ही वाज ऑफ कैलकाटा। 1862 में ये उन्होंने कैलकाटा के बारे में डिस्क्राइब किया। और इसके बाद में जी अगरकर एक और पर्सन है, उन्होंने लिखा 1899 में जी अगरकर ने ये बॉम्बे के बारे में लिखा, राइट। तो अब बॉम्बे के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, कॉलोनियल इंडिया में सिटीज़। सबसे पहले द पीस ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया वाज स्लो अंडर The pace of urbanization in India was slow under colonial rule. In the early 20th century, no more than 11%. अर्ली 20th century की अगर बात करें तो 1910 तक का ये डेटा है। 11% लोग जो थे वो शहरों में रहते थे। रेस्ट ऑफ द पीपल यूज टू लिव इन द रूरल एरियाज। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज अर्बन ड्वेलर्स वर रेजिडेंट्स ऑफ 3 प्रेसिडेंसी सिटीज़। और इनमें से ज़्यादातर लोग कहाँ रहते थे? प्रेसिडेंसी सिटीज़ में रहते थे। कौन कौन सी थी प्रेसिडेंसी सिटीज़? सबसे पहले बॉम्बे, फिर एक मद्रास था, मद्रास और कैलकाटा। ये 3 सिटीज़ थी जिसको हम प्रेसिडेंसी सिटीज़ बोल सकते हैं या कहा जाता है।
And after that, these were multifunctional cities. They had major ports, warehouses or homes, offices, army camps, as well as educational institutions, museums, libraries. ये इन तीनों प्रेसिडेंसी सिटीज़ के अंदर मेन फीचर्स थे. बॉम्बे इनमें से एक सिटी थी एंड दैट वाज द प्रीमियर सिटी ऑफ इंडिया. इट एक्सपेंडेड रैपिडली फ्रॉम द लेट 19th century and its population going up from 6,44,405 1872 में ये पॉपुलेशन थी, जबकि 1941 तक आते आते इट बिकेम 15 lakhs. आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, बॉम्बे द प्राइम सिटी ऑफ इंडिया. जैसे हम पढ़ चुके हैं 17th century में ये यहाँ पे 7 आइलैंड्स थे, 7 आइलैंड्स वर देयर, और पोर्टुगीज़ का इन पे कंट्रोल था. 1661 में क्या हुआ, ब्रिटिश हाथों में आ गई बॉम्बे. क्यों आ गई? क्योंकि ये दहेज में मिली थी एक टाइप से. ब्रिटिश किंग था चार्ल्स सेकंड, उसकी शादी में पोर्टुगीज़ प्रिंसेस जो थी कैथरीन जो है पोर्टुगीज़ ने तो शादी में इसको ब्रिटिश को दे दिया, बॉम्बे को. सो नाउ द कंट्रोल ऑफ बॉम्बे वॉज इन हैंड्स ऑफ ब्रिटिश पीपल. So the East India Company quickly shifted its base from Surat, its principal western port, to Bombay. हमने ग्लोबल वर्ल्ड में भी पढ़ा था और एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी थोड़ा पढ़ा था कि शुरुआत में जो सूरत, हुगली और मछलीपट्टनम पोर्ट से उनकी जगह पे बॉम्बे और कलकत्ता आ गए थे. तो बॉम्बे इसलिए आया क्योंकि बॉम्बे उनको मिल गया. ये शुरुआत का सीन है, आप देख सकते हैं, व्यू ऑफ बॉम्बे 1852. सबसे पहले बॉम्बे वॉज द मेजर आउटलेट फॉर कॉटन टेक्सटाइल्स फ्रॉम गुजरात. सबसे पहले तो कॉटन टेक्सटाइल के लिए फेमस था. 19th century में द सिटी फंक्शनड एज अ पोर्ट. एक पोर्ट के फॉर्म में भी इसने काम करना शुरू कर दिया शहर के अंदर, विच लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ रॉ मटेरियल सच एज कॉटन, ओपियम, वुड पास यहाँ से विदेशों में जाता था, स्पेशली यूरोप में, ब्रिटेन के अंदर. So gradually it also became an important administrative center in Western India, and then by the end of the 19th century a major industrial center ये बन गया. आपको सेंचुरीज भी याद रखनी है. अब चलते हैं वर्क इन द सिटी. वर्क जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज़, मेनली इंडस्ट्रियल टाउन ये बन गया था क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो है वो लगनी शुरू हो गई थी. और सबसे पहले 1854 में यहाँ पे क्या लगा, टेक्सटाइल मिल लगाई गई थी सबसे पहली. इससे पहले तो मराठा जो है वो हार गए थे एंग्लो मराठा वॉर में. तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो क्या हो गया था, पूरी ब्रिटिश के हाथों में आ गई. एंड बॉम्बे बिकेम द कैपिटल ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1819. सो द सिटी क्विकली एक्सपेंडेड. और यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ हम बात कर रहे थे कि 1921 तक आते आते यहाँ पे 85 कॉटन मिल्स लग गई थी, और जिसमें 1,46,000 वर्कर्स काम करते थे. सो ओनली अबाउट 1/4 ऑफ बॉम्बेज इनहेबिटेंट्स बिटवीन 1881 एंड 1931 वर बोर्न इन बॉम्बे. बाकी तो लोग सारे बाहर से ही आए थे. क्लियर? सो लार्ज नंबर्स फ्लोड इन फ्रॉम द नियर बाई डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी टू वर्क इन द बॉम्बे मिल्स. तो आसपास के लोग, जैसे रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट से लोग आते थे बॉम्बे में काम करने के लिए. और विमेन भी काफ़ी बड़ी प्रोपोर्शन में, 23% जो है वो मिल वर्कफोर्स का टोटल विमेन थी बिटवीन 1919 एंड 1926 के बीच. उसके बाद में ये प्रोपोर्शन कम हो गया और सिर्फ 10% तक ये रह गया था. और बाई द लेट 1930s women's jobs were increasingly taken over by machines और by men. या तो उनकी जगह मशीन्स ने काम करना शुरू कर दिया या फिर मैन. बॉम्बे डोमिनेटेड द मैरीटाइम ट्रेड. मैरीटाइम ट्रेड का मतलब होता है सी ट्रेड, जो समुद्री रास्ते थे, क्योंकि बॉम्बे जो है एक इम्पोर्टेंट पोर्ट था और यहाँ से सामान को लाया और ले जाया जाता था. तो इसी तरह से लेकिन द रेलवे एनकरेज एन इवन हायर स्केल ऑफ माइग्रेशन इनटू सिटी. शहरों में लोग आने लगे बॉम्बे में. फॉर इंस्टेंस फेमाइन इन द ड्राई रीजन्स ऑफ कच्छ. लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल इनटू बॉम्बे 1889, 1888 and 89. The flood of migrants in some years created panic and alarm in official circles. Worried by influx of population during the plague epidemic of 1898, district authorities sent about 30,000 people back to their places of origin by 1901. तो यहाँ आपने दोनों चीज़ें देखी, किस तरह से लोग बॉम्बे की तरफ आ रहे थे और फिर क्यों
लोगों को वापस भी भेजा गया। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। इसके बाद हम हाउसिंग के बारे में यहाँ देख रहे हैं, हाउसिंग तो बॉम्बे में किस तरह का हाउसिंग था, लेकिन इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस